हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये हम सेलिना बुक का कर रहे हैं, सेलिना क्लास 8 का, सेलिना क्लास 8 का बुक ये हम कर रहे हैं। ओके एंड ये जो है कोर्स हमारा आईसीएसई बच्चों के लिए है, ये सीबीएसई बच्चों के लिए नहीं है। आप चाहो तो सीबीएसई बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि सब पढ़ाई तो सेम ही होता है। ओके तो ये आईसीएसई बुक का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आज का वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर जाएगा। तो आज का जो वीडियो है बच्चों वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 11A। तो इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि जो अलजेब्रा का जो इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो मैंने गिवन किया हुआ है। इसके ऊपर ऑलरेडी प्रॉपर से वीडियो बनी हुई है, अलग मेरे मतलब इसी चैनल पे बनी हुई है, बल अलग वीडियो है वो। ओके उसका मैं जो वीडियो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बट थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन जो देना है मैं भी दूंगा। डिटेल इंट्रोडक्शन आपको चाहिए तो वीडियो को जाओ देखो। ओके तो जो भी इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी इंट्रोडक्शन चाहिए मैं आपको वो दे रहा हूँ। ओके तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं बच्चों कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज़ कांस्टेंट। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन लिखो, बट मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखने वाला हूँ। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो मैं डेफिनेशन यहाँ पर आपको बोलता हूँ, आप सुन लो। ओके तो कांस्टेंट का जो डेफिनेशन है बच्चों, ए सिंबल विच हैव ए फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। अब चाहो तो लोग नोट्स बना के लिख सकते हो अभी। ओके तो डेफिनेशन ये है, ए सिंबल विच हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे मान लो जैसे मैंने 8 लिखा, इसका एक फिक्स वैल्यू है। मैंने मान लो एक लिखा -15, तो इसका फिक्स्ड वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे बच्चों कांस्टेंट, राइट। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जो वैरी करता है बच्चों, जो कभी सेम नहीं होता, मतलब कभी रुकता नहीं है, वो कुछ ना कुछ करता होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर होते ही रहते हैं, ठीक है। उसका डेफिनेशन आप लिख लो, ए सिंबल विच डज नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू बट मे बी असाइंड वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको हम वेरिएबल मतलब उसको वैल्यू में असाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं बच्चों। इसका और एक भी नाम है, इसको हम बोलते हैं लिटरल, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे x लिखा, y लिखा, z लिखा, दिस आर द वेरिएबल्स। अब सबको पता है, क्लास 8 के बच्चों सबको पता है। नंबर 3 पे आते हैं, टर्म्स किसको बोलते हैं, टर्म, TERM। टर्म जो होता है बच्चों वो क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, ए टर्म इज ए नंबर हो सकता है, कांस्टेंट एक वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब प्रोडक्ट और क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन, या फिर नंबर वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। टर्म कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा एक कांस्टेंट, तो ये एक टर्म है। मान लो मैंने एक वेरिएबल लिखा तो ये भी एक टर्म है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। वैसे मान लो मैंने लिखा 5x, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, तो इसको भी हम टर्म बोलेंगे एक, ठीक है, ये एक टर्म है। अच्छा और एक देखो 3xy मोर देन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल अगर आएगा 3xyz लिख दो तो ये भी एक टर्म है आपका, राइट। अच्छा मान लो कुछ फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया कि 18/xy, तो ये भी एक टर्म है आपका। अच्छा मान लो लिखा 5/6 लिख दिया तो ये भी बच्चों एक टर्म आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंटू से जुड़े होंगे वो भी एक ही टर्म के अंडर में जाएगा, राइट। अच्छा अब आते हैं बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं। अच्छा टर्म को सेपरेट करने के लिए वेरियस सिंबल यहाँ पे यूज़ होते हैं। उस सिंबल है बच्चों प्लस का होता है और होता है बच्चों माइनस का होता है, क्योंकि इंटू टर्म्स को अलग नहीं करते। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 3x + y, तो बच्चों ये अलग अलग दो टर्म्स है, ये 3x एक टर्म है और y और एक टर्म है। इसमें दो टर्म्स, इस टोटल एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इसको हम बोलते हैं 3x + y को। इसमें कितने टर्म्स यूज हुए हैं ना, दो टर्म्स, एक है 3x और एक y। अच्छा मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 4x + 3y + z लिखा मैंने, तो ये एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन का टर्म है, मतलब अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है। इसमें कितने टर्म्स यूज हुए हैं, 3 टर्म्स, पहला आपका 4x, दूसरा आपका 3y देन z, तो यहाँ पर 3 टर्म्स यहाँ पर यूज हुए हैं। ओके तो टर्म्स को प्लस या फिर माइनस के साइन के द्वारा ही सेपरेट किया जा सकता है। अगर मान लो कुछ इंटू में लिखा है तो वो एक ही टर्म के अंडर में आएगा। जैसे मैंने कहा मान लो 4x × y लिखा, तो ये दो टर्म्स नहीं होंगे, ये एक ही टर्म होगा, क्योंकि इंटू क्या करता है, टर्म्स को पास में ले आता है, ठीक है। तो सेपरेट कौन करता है, प्लस और माइनस सेपरेट करते हैं टर्म्स को, मतलब वो एक्सप्रेशन को सेपरेट करते हैं। आपको पता चलेगा कि टर्म्स कौन से हैं, कितने टर्म्स होंगे। तो प्लस और माइनस साइन को भी सेपरेटर भी कहते हैं, ओके। अगर बच्चों ऐसा नहीं कि हर एक केस में ऐसा होगा, अगर मान लो लाइक टर्म्स हो गया, जैसे मान लो मैंने लिखा 7x + 5y, तो आप बोलोगे सर आपने कहा कि प्लस साइन सेपरेट करता है, तो ये तो दो टर्म्स है, नहीं। यहाँ पर देखो डिपेंड करता है, यहाँ पर अगर मैंने x मान लो इसको मैंने x कर दिया,
ठीक है। तो अब बोलोगे ये दो एक ही टर्म मतलब दो टर्म से बोलोगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, बट बच्चों ये दो टर्म्स नहीं, ये एक ही टर्म होगा क्योंकि देखो ये लाइक टर्म्स है और लाइक टर्म्स आपस में प्लस होके आंसर कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो 12x तो एक ही टर्म हुआ ना। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि वह एक वेरिएबल है या अलग वेरिएबल गिवन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, टर्म्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। अब आते हैं 4 नंबर पॉइंट्स पे। मोनोमियल आपको पता ही ऑलरेडी है, जिसमें एक ही टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं हम मोनोमियल। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा 5x लिखा, तो दीज आर द मोनोमियल, एक ही टर्म होगा उसको मोनोमियल बोलेंगे। और सब आपको पता है ऑलरेडी। और बाइनोमियल बोलते हैं जो दो टर्म होता है जिसका, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, राइट। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, जैसे मैंने लिखा 2x + 4, ये आपका हो गया बाइनोमियल, राइट। फिर 6 पॉइंट पे आते हैं, उसको बताते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है ना, जिसका 3 टर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लो, जैसे मान लो मैंने लिखा 7x² + 5x + 2, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। 7 पॉइंट्स पे आते हैं। अब आते हैं बच्चों पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पॉलिनोमियल जो बोलते हैं, देखो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स मोर देन वन टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल और मल्टीनोमियल कहते हैं। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल के दो डेफिनेशन आप पढ़ोगे, अभी तो इतना ये पढ़ो कि जिसके मोर देन वन टर्म है उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसको एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स मोर देन वन टर्म से ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्लास 8 के लिए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ये है, बट जब हायर क्लास में पढ़ जाओगे तो पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझो, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके मोर देन वन टर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आते हैं डिग्री पे। डिग्री क्या होता है, देखो डिग्री, अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिग्री के बारे में। देखो डिग्री जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो अलजेब्रा का, देखो व्हेन पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल, अगर ऐसा पहले ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल हो यूज़ हुआ हो। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 3x² - 8x + 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा डिग्री होता है क्या है, द हाईएस्ट, लिख लो आप चाहो तो नोट्स लिख सकते हो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज़ द डिग्री। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगा। अब हर एक टर्म को चेक करोगे और वेरिएबल को पावर को भी देखोगे। तो जो पहला वाला टर्म इसमें वेरिएबल क्या है, x है, इसके ऊपर पावर कितना है, 2 है। सेकंड टर्म पे वेरिएबल क्या है, x है, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो पावर कितना है, 1 है इसका। और 4 के साइड में भी बच्चों आपका पावर x, आप बोलोगे सर 4 के साइड में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमें ये पता करना है कि मतलब वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट जो पावर होगा वही डिग्री होगा। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो हाईएस्ट क्या है, 2 है, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा मान लो और एक एग्जाम्पल मैंने लिखा x⁻ मैंने 5 लिखा प्लस y⁻ मैंने 8 लिखा प्लस 7 लिखा, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके ऊपर जो पावर जो हाईएस्ट क्या, 8 ही हाईएस्ट है, इसको हम लिखेंगे तो डिग्री कितना हो गया, 8 हो गया डिग्री। अच्छा मान लो मैंने लिखा 8x² सिर्फ लिखा और कुछ नहीं लिखा, तो कंपेयर करने के लिए और एक वेरिएबल होना चाहिए, तो मैंने बड़ा कौन सा है, बट जब को अकेला हो, सिर्फ एक ही टर्म हो, तो इसका डिग्री कितना होगा। देखो तो यहाँ पर वेरिएबल को पावर कितना है, 2 है, तो 2 अकेला है और कुछ तो है नहीं उसके कंपैरिजन में, तो जो अकेला है बच्चों वही बड़ा होगा। मतलब 2 अकेला है तो यही बड़ा है इसका मतलब, तो इसका डिग्री भी क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। कंपेयर करने के लिए और कोई वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल पर कोई पावर है नहीं, तो हम जो अकेला है उसी को बड़ा मानेंगे। ओके, तो डिग्री होगा 2। अच्छा मान लो सिर्फ मैंने अगर 5 लिखा था, सिर्फ एक कांस्टेंट, इसका डिग्री कितना होता है। अब काफ़ी सारे बच्चों को इसका सर डिग्री कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ या फिर 0 बोलेंगे बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे 1 बोलेंगे, तो समझो ऐसा क्यों होता है। कांस्टेंट के याद रखना, कांस्टेंट के जो डिग्री होते हैं, एक नोट बना के लिख लो, कांस्टेंट के जो डिग्री होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, 0 होते हैं। इस चीज़ को अच्छे से याद रख लो। कांस्टेंट जो होते हैं उनका डिग्री 0 होता है। कैसे, देखो बच्चों जो 5 लिखा हुआ है इसको मैं चाहूँ तो 5 × 1 लिख सकता हूँ। अच्छा 5 को ऐसे रखो, इंटू जो 1 लिखा हुआ है उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁻0 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, याद करो एक क्लास 7 में x⁻0 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो देखो अब इसको चाहो तो मैं ऐसे पास में लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे इंटू को, जैसे मान लो इंटू मैंने लिखा 2 × x, तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2x,
इसी तरह 5 इंटू एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x टू द पावर 0। तो अब देखो 5 के पास एक वेरिएबल भी आ गया, उसका पावर कितना है, 0 है, तो एक ही वेरिएबल 0, तो यही बड़ा होगा, तो 0 इज़ द डिग्री। तो ये है कॉन्सेप्ट। ओके, ये समझ में आ गया डिग्री। अच्छा, ये एक ही मैंने क्या एग्जांपल आपको कहा था, ये मैं ऐसा अलजेब्रा एक्सप्रेशन लूँगा जिसके कितने डिग्री, मतलब किसकी कितने वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल है, एक्स यहाँ पर भी एक्स है, ठीक है। अच्छा, एक ही वेरिएबल यूज है, एक्स यहाँ पर एक्स एंड वाई एक ही वेरिएबल था। अब ऐसे हम एग्जाम्पल लेंगे अलजेब्रा एक्सप्रेशन का, जैसे मोर देन 1 डिग्री होगा एक साथ, एक टर्म में 1 डिग्री, मतलब एक वेरिएबल से ज़्यादा होगा। मोर देन 1 डिग्री, मतलब सॉरी मैं डिग्री बोल दिया, मोर देन 1 वेरिएबल होंगे। जैसे मान लो यहाँ पर कितना वेरिएबल था, एक ही था, मतलब एक ही टर्म में एक ही वेरिएबल था, इस पहला वाला टर्म में एक ही वेरिएबल, इस वाले टर्म में एक ही वेरिएबल एक्स ही था, इस वाले टर्म में मतलब एक ही वेरिएबल एक्स था, इस टर्म में एक ही वेरिएबल वाई था। इस तरह के मैंने एग्जाम्पल लिए थे। अब जो एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ वो अलग अलग, मतलब डिफरेंट वेरिएबल एक ही टर्म में होंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी वाई क्यूब लिखा, प्लस 2x एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3। अब मैं ऐसे लूँगा एग्जाम्पल, तो ये भी आपका बच्चों का अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है। तो इसका डिग्री कितना होगा बताओ, इस एक्सप्रेशन में डिग्री कितना होगा। तो इस केस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे कैसे पता करेंगे, अगर अलग अलग वेरिएबल ऐसे गिवन हो तो कैसे पता चलेगा। तो बच्चों काम करो, हर एक टर्म का, यहाँ पर पहला टर्म आपका क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, दूसरा टर्म क्या है 2x स्क्वायर वाई है, तीसरा टर्म आपका 3 है। तो हर एक टर्म का जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है ना उनको ऐड कर दो। डिफरेंट वेरिएबल को जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। देखो ये x है ना, ये 2 है, ये y के ऊपर 3 है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करो, x के ऊपर 2 है, y के ऊपर 1 है, तो 2 + 1 कितना, यहाँ पर 3 हो गया। ये तो अकेला है, मतलब इसका तो मतलब 0 होगा। तो हाईएस्ट कौन हो, 5 हाईएस्ट, मतलब इसका डिग्री कितना होगा, तो 5 होगा। इस तरह से आप करोगे। ओके, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। देखो जैसे मैंने यहाँ पर कहा x⁵ y 8, फिर प्लस x⁵ y 5 प्लस x⁻11, ऐसा मैंने लिया, ठीक है। अब मुझे ये एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन है, अब मुझे इसका डिग्री बताना है। तो मैंने क्या कहा था आपको, ईच एंड एवरी टर्म का पहला, इस ये वाला जो पहला टर्म है इसका कितना होगा, इसको ऐड कर दो डिग्री, मतलब डिग्री बोल रहा हूँ सॉरी, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसको ऐड कर दो। 8 + 5 कितना हो गया, 13 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, 5 + 5 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, हो गया। ये सिंगल है, मतलब इसका 11। तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है 13, तो डिग्री कितना होगा 13 होगा डिग्री। इस टोटल एक्सप्रेशन का डिग्री कितना होगा 13 होगा। ओके, समझ में आ गया। तो डिफरेंट वेरिएबल से आप पावर को ऐड कर दोगे, ओके, तब डिग्री निकलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आते हैं प्रोडक्ट फैक्टर कोफिशिएंट। आपको ऑलरेडी से पता है प्रोडक्ट क्या होते हैं। व्हेन 2 और मोर नंबर्स कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो या फिर दोनों हो और मल्टीप्लाइड टुगेदर द रिजल्ट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। इसका एग्जाम्पल फैक्टर का क्या होता है, ईच ऑफ द क्वांटिटीज कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो या फिर दोनों हो, फॉर्म ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं। ये सब सिंपल चीज़ें आपको पता है। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स आपको पहले से पता है। अगर डिफरेंट वेरिएबल यूज हुआ हो तो उसको बोलेंगे अनलाइक टर्म। जैसे मान लो मैं इसमें लिखा 5x और 3y, तो क्या ये लाइक टर्म्स होंगे, नो, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं हुए, अनलाइक टर्म्स है, राइट। अच्छा, लाइक टर्म्स क्या होंगे, जैसे मान लो मैंने लिखा 5x, यहाँ पर लिखा मैंने 3x, तो ये आपका हो गया लाइक टर्म्स हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चे कोफिशिएंट पे आते हैं, बस खत्म, और थोड़ा सा है यहीं पर आपको जगह यहीं पर समझाता हूँ कोफिशिएंट क्या होता है। देखो कोफिशिएंट जो होता है बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। कोफिशिएंट देखो, जैसे मान लो मैंने कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा 5x² y² और z लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं आपको कोफिशिएंट यहाँ पूछूंगा, आप उसका आंसर बताओगे। देखो जैसे मान लो मैंने कोफिशिएंट पूछा x का ये जो टोटल ये एक्सप्रेशन आप देखो ध्यान से, ये मैंने एक्सप्रेशन जो लिखा इसको ध्यान से देखो। अब मैं इसमें आपको पूछूंगा कि x का कोफिशिएंट कितना है। पहले x² को ही ले लेते हैं, x² का कोफिशिएंट कितना है। तो बच्चों ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ना उसमें से x² को वहाँ से हटा दो। तो अगर x² को मान लो मैंने छुपा दिया तो आपको क्या दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। अगर मैंने x² को छुपा दिया तो 5y² दिख रहा है। इसका मतलब x², इस एक्सप्रेशन के अंदर x² का कोफिशिएंट कितना होगा 5y² होगा, राइट। अगर मैंने पूछा आपसे बताओ y² का कोफिशिएंट क्या होगा इस एक्सप्रेशन में, तो y² को वहाँ से हटा दो तो कितना होगा 5x² होगा आपका आंसर कोफिशिएंट। वैसे मान लो मैंने पूछा कि x² y² का कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, तो वहाँ से x² y² को हटा दो, क्या बचा 5z, तो 5z होगा आंसर, राइट। अच्छा मान लो मैंने आपसे पूछा कि x y z का कोफिशिएंट क्या होगा,
इस एक्सप्रेशन में। तो ऐसे एक एक्स वाई मतलब एक वाई और एक जेड हटा दो, तो खुद सोचो 5 रहेगा, और इसमें से एक्स यहाँ पर 2 बार है तो एक एक्स तो हट गया, तो सिर्फ एक्स रहेगा। यहाँ पर वाई 2 बार है तो एक हमें हटाना है, तो वाई रहेगा और जेड नहीं रहेगा, क्योंकि जेड तो एक ही था, वो चला गया। तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा आपका 5xy होगा। समझ में आ गया। अच्छा, मान लो मैंने आप और एक क्वेश्चन यहाँ पे मान लो मैंने दिया 8x, मैं अगर पूछूँ 8 का कोफिशिएंट क्या होगा इस एक्सप्रेशन के अंदर, तब बोलोगे x। अगर हम पूछे x का कोफिशिएंट क्या होगा इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम क्या बोलोगे 8 बोलोगे, इस तरह से। अगर मान लो मैं 8x दोनों के ले लिया अगर कोफिशिएंट, तो क्या बोलोगे आप, तो सर आप बोलोगे सर 1 बोलोगे। मान लो 8x का कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन के अंदर 1 होगा, क्यों देखो बच्चों 8x को अगर हम चाहें तो 8x × 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर मैं 8x का